Hello friends, welcome to my channel. I am Dr. Beena Sethi, Associate Professor in Chemistry, and my today's topic is determination of ground state term for carbon and oxygen. कार्बन और ऑक्सीजन के लिए ग्राउंड स्टेट टर्म फाइंड आउट करना। इसके बाद हम देखेंगे कि अगर हमें बहुत सारी टर्म्स दी हुई हैं तो उसमें से हम कैसे सेलेक्ट करें विच वन विल बी ग्राउंड स्टेट टर्म। या अगर हमारे पास क्वेश्चन आ जाए अरेंज दीज इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी और अरेंज दीज इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी, तो हम उन्हें कैसे अरेंज करें। फर्स्ट कार्बन में हम पहले कार्बन के लिए बात करेंगे। इसका कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p2 होता है और इसकी टर्म्स जो हमने p2 कॉन्फ़िगरेशन के लिए फाइंड आउट की थी वो होती है 1s 1d एंड 3p। और 3p को ये जो हमने टर्म्स निकाली है वो l और s की कपलिंग से निकाली है। लेकिन अगर हम j की मतलब इसमें ss की कपलिंग और ll की कपलिंग को देखा है, लेकिन अगर हम j की कपलिंग यानी कि ls कपलिंग भी देखें तो p टर्म फर्दर गेट डिवाइडेड इनटू 3 टर्म्स 3p0 3p1 एंड 3p2। अब हमें इनको अरेंज करना है विच वन विल बी ऑफ लीस्ट एनर्जी। तो इसका जो फर्स्ट रूल होता है, सारी टर्म्स को मैंने यहाँ लिख दिया, P की मैंने अभी ये टर्म लिखी है, बाद में हम इसको स्प्लिट कर देंगे। सबसे पहले हम क्या देखते हैं, मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। ये वाला रूल लगता है मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी का कि जिसकी मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी है वो ज्यादा स्टेबल होगा। तो देखो इसकी 3p की मैक्सिमम है तो ये लीस्ट एनर्जी का होगा। 1s और 1d में टाई होगा क्योंकि दोनों में मल्टीप्लिसिटी सेम है। नेक्स्ट जो रूल होता है वो होता है एल के अकॉर्डिंग। अब आप इनको एल के अकॉर्डिंग स्प्लिट करेंगे तो इसमें तो क्योंकि तीनों ही टर्म्स के लिए एल सेम है तो एनर्जी विल रिमेन सेम सेकेंड स्टेप पे। लेकिन यहाँ पे आप देखो डी के लिए एल इज इक्वल टू 2 है, एस के लिए एल इज इक्वल टू 1 है, तो मैक्सिमम एल पहला था मैक्सिमम 2s प्लस 1, दूसरा रूल था मैक्सिमम एल वैल्यू। तो 1d की एनर्जी लेस होगी 1s के कंपैरिजन में। अब हम देखते हैं j के कंपैरिजन, j से इसको कंपेयर करते हैं। j में हम क्या देखते हैं कि जो स्प्लिटिंग है वो काफी कम अमाउंट से होती है। जैसे यहाँ इतनी स्प्लिटिंग हो गई एनर्जी की तो इनमें जो स्प्लिटिंग है वो काफी लेस होती है, बहुत ही लो क्वांटिटी की होती है। तो इसकी 3 टर्म थी 3p0 3p1 और 3p2। हम क्या देखते हैं, कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन लेस देन हाफ फील्ड है। लेस देन हाफ फील्ड है तो इसकी जो ग्राउंड स्टेट टर्म होगी वो लोएस्ट वैल्यू ऑफ J। तो यहाँ पे 3p0 फिर 3p1 और 3p2। तो आपने अब इसको अरेंज कर दिया कैसे, 3p0 ऑफ लीस्ट एनर्जी, 3p1 देन 3p2, इसके बाद 1d, फिर उसके बाद होगा 1s। मीन्स आपसे अगर मैक्सिमम एनर्जी वाली टर्म पूछी जाए तो 1s और लीस्ट एनर्जी वाली 3p0। अब अगर हमें फाइंड आउट करनी है ऑक्सीजन के लिए तो हम होल फॉर्मूलिज्म से जानते हैं कि 2p4 और कार्बन 2p2 दोनों की टर्म्स सेम आने वाली हैं क्योंकि 2p2 में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 4 होल्स हैं। p की ऑक्यूपेंसी 6 है जिसमें से 2 इलेक्ट्रॉन है, 4 होल्स हैं। और ऑक्सीजन के केस में 4 इलेक्ट्रॉन है, 2 होल्स हैं। तो ये दोनों एक जैसी टर्म्स बनाएंगे। तो इसीलिए यही सारा कर्व किसके लिए बन जाएगा, ऑक्सीजन के लिए। ये ऑक्सीजन की टर्म्स आ जाएंगी, इसमें स्प्लिटिंग हो जाएगी। स्प्लिटिंग के बाद अब हमें मैक्सिमम स्टेबल स्टेट फाइंड आउट करनी है। तो फर्स्ट हमारा रूल होगा मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, यहाँ पे टाई होगा, ये 3 स्टेट की बराबर होगी, इन दोनों की बराबर होगी। फिर हम एल का कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एल 1d की कम होगी 1s से, लेकिन इन तीनों की वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी। अब अगर हम जब j से इसको देखेंगे तो क्योंकि ऑक्सीजन क्या है, मोर देन हाफ फील्ड है, तो इसीलिए यहाँ पे आएगा 3p2 और इधर हो जाएगा 3p1। पूरा की पूरा आपने रिवर्स नहीं करना, सिर्फ J के बेसिस पे रिवर्स होगा। तो इन तीनों में स्प्लिट जो फ्लिप हो जाएगा, जो लीस्ट एनर्जी का था वो हाईएस्ट एनर्जी का हो जाएगा, हाईएस्ट एनर्जी वाली टर्म लीस्ट एनर्जी की हो जाएगी। तो यहाँ आपके पास आ जाएगा 3p2 और यहाँ आपके पास आ जाएगा 3p0। बट ये जो मैक्सिमम एनर्जी वाली स्टेट है वो अभी भी मैक्सिमम एनर्जी वाली स्टेट ही रहेगी, ओनली ग्राउंड स्टेट टर्म जो है वो चेंज हो जाती है।
अब हम फाइंड आउट करेंगे ग्राउंड स्टेट टर्म फॉर वेनेडियम +3। अब वेनेडियम +3 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है D2। D2 कॉन्फ़िगरेशन के लिए अगर हम टर्म्स को फाइंड आउट करें तो वो आती है 1s 3p 3f 1g और 1d। देखो इसको भी याद रखने का तरीका है कैसे कि आप पहले SPDF लिख लीजिए, SPDFG 5 टर्म्स आती हैं इसके लिए, आप 1 3 1 3 1 कर दीजिए तो 1s 3p 1d 3f एंड 1g इसकी टर्म्स होती हैं। अब आपको अरेंज करना है इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी, या आप कह सकते हैं आपको ग्राउंड स्टेट टर्म फाइंड आउट करनी है। तो देखो ये पांचों टर्म्स को मैंने पहले एक ही एनर्जी उसमें लिख दिया एनर्जी लाइन पे कि इनकी एनर्जी सपोज बराबर है। तो पहला जो इनको स्प्लिट करते हैं एनर्जी बेसिस वो किस पे करते हैं, मल्टीप्लिसिटी के बेसिस पे। तो जिसकी मल्टीप्लिसिटी ज्यादा है वो स्टेबल होगा। तो देखिए 3p और 3f ज्यादा स्टेबल होगा इन कंपैरिजन टू 1g 1d 1f। और ये वाली स्टेट्स कौन सी होती है, ट्रिपलेट स्टेट्स होती हैं, इसीलिए ज्यादा स्टेबल है। और ये वाली स्टेट्स सिंगलेट है, इनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 होता है। नेक्स्ट हम क्या देखते हैं, अब यहाँ इन दोनों में टाई है, आपको इन दोनों में देखना है किसकी कम किसकी ज्यादा। ऐसे इन तीनों में टाई है तो सेकंड रूल होता है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ L, जिसके लिए L की वैल्यू मैक्सिमम है वो ज्यादा स्टेबल होगा। तो यहाँ हो जाएगा 3f, यहाँ 3p, क्योंकि इसके लिए L = 2, इसके लिए 1, यहाँ पे L = 4 2 और ये 0। तो हमने L के बेसिस पे इसको डिवाइड कर दिया। अब क्योंकि इनकी फर्दर J वैल्यू में स्प्लिटिंग नहीं होती जो सिंगलेट टर्म्स है, लेकिन ट्रिपलेट टर्म्स की फर्दर स्प्लिटिंग होती है। तो ये तो 3f है, ये 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, 3f4 3f3 और ये होता है 3f2। तो कौन सी टर्म नीचे आएगी कौन सी टर्म ऊपर आएगी, क्योंकि ये लेस देन हाफ फील्ड है तो यहाँ पे आपको मिलेगा 3f2 और यहाँ होगा 3f4। सिमिलरली p टर्म विल गेट स्प्लिटेड इनटू 3 पार्ट्स। तो इसकी जो टर्म्स होती हैं 3, वो होता है 3p0 3p1 एंड 3p2। तो आप देखेंगे 3p0 की कम होगी एनर्जी 3p1 से और लास्ट में किसकी होगी 3p2 से। तो ये आपको एक सीक्वेंस मिल गया इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। तो देखो सबसे कम किसकी होगी 3f2 की, तो ये आपकी ग्राउंड स्टेट टर्म होगी। नेक्स्ट होगा 3f3, फिर इसके बाद होगा 3f4 और फिर 3p0 3p1 और इसके बाद 3p2 और ऊपर कौन सी टर्म्स है 1g फिर 1f और इसके बाद 1s। ये अपने ग्राउंड स्टेट टर्म पता चल गई आपको 3f2 वेनेडियम +3 के लिए। और हाईएस्ट एनर्जी की कौन सी होगी इन सारे टर्म्स में 1s की एनर्जी सबसे ज्यादा होगी। लेकिन अगर आपको यही क्वेश्चन दिया जाता D8 के लिए, मीन्स आपको कहा जाता निकिल +2 के लिए फाइंड आउट करो, तो D8 की टर्म्स भी बिल्कुल यही टर्म्स आएंगी जो कि D2 के लिए। कौन से फॉर्मुलिज्म से, होल फॉर्मुलिज्म से, कि D2 में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं 8 होल्स हैं और D8 में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं 2 होल्स हैं, तो इनकी टर्म्स एक जैसी आएंगी। तो आपको यही टर्म्स मिलेंगी, पहले वो सिंगलेट और ट्रिपलेट में इसी तरीके से डिवाइड होंगी, फिर आप उसको L के बेसिस पे करेंगे तो भी उनका स्प्लिटिंग या एनर्जी सीक्वेंस सेम रहेगा। लेकिन जब आप इनको J के लिए स्प्लिट करेंगे, J वैल्यू के बेसिस पे करेंगे, तो क्योंकि D8 मोर देन हाफ फील्ड है तो मोर देन हाफ फील्ड के लिए हाईएस्ट वैल्यू ऑफ J स्टेबल होता है। तो यहाँ आपको मिल जाएगा 3f4 और ये हो जाएगा 3f2। सिमिलरली यहाँ पे हो जाएगा 3p2 और यहाँ हो जाएगा 3p0। तो आप देखेंगे अब एनर्जी सीक्वेंस में कुछ चेंजेस आ गए, तो यहाँ आपको मिलेगा 3f4 और इधर आपको मिलना है 3f2, फिर ये 3p2 और ये 3p0। तो ये सीक्वेंस होगा निकिल +2 के लिए यानी कि D8 आयन के लिए। अब इसमें ग्राउंड स्टेट टर्म तो चेंज हो गई, लेकिन जो हाईएस्ट एनर्जी वाली है, जो लीस्ट स्टेबल टर्म है, वो दोनों की ही सेम होती है। तो ये था ग्राउंड स्टेट टर्म को फाइंड आउट करना विद द हेल्प ऑफ 3 रूल्स। मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी रूल फर्स्ट, सेकेंड मैक्सिमम ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम रूल 2 एंड मैक्सिमम एंगुलर मोमेंटम और मिनिमम एंगुलर मोमेंटम। लेस देन हाफ फील्ड के लिए लीस्ट वैल्यू ऑफ J एंड मोर देन हाफ फील्ड के लिए हाईएस्ट वैल्यू ऑफ J, वो ज्यादा स्टेबल होता है। थैंक यू।